जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परीक्षा जंक्शन। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपकी बीए में सब्जेक्ट है ज्योग्राफी की। ठीक है, तो ज्योग्राफी में जैसे कि आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर कौन सा है? तो फर्स्ट पेपरवा आपका है भाई, फर्स्ट पेपरवा कौन सा है आपका? ज्योग्राफी का आपका जो पेपर है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि आपका जो भारत है, ठीक है, जो आपका भारत है उसका जो भूगोल है, उसके भूगोल के बारे में, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी की सब्जेक्ट है, उसमें जो आप देख सकते हो कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपका फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर यानी कि आप थर्ड ईयर में आ चुके हो, तो थर्ड ईयर में आपकी जो है 2 पेपर होते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, अच्छे से पता है। तो अच्छे से जब आप लोगों को पता है तो आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो अब मैंने सोचा था कि यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए क्या करूँगा, मैंने एक अच्छा सा तकनीक जो है मैंने आप लोगों के लिए ढूंढा है। क्या तकनीक ढूंढा भाई साहब? तो भाई साहब मैंने तकनीक ये ढूंढा है आप लोगों के लिए कि जैसे कि आपका पेपर जो है 28 और 29 का है, तो सबसे पहले तो इसकी गणित समझ लीजिए कि मैंने तकनीक क्या ढूंढा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए मैंने एक तकनीक ढूंढा है। तो फ्रेंड, जो टेक्निक आप लोगों के लिए वो मैंने बनाई है, ठीक है, जो आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए जो मैंने यहाँ पे एक तरीका ढूंढा है वो आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या तरीका है कि यहाँ पे जो है आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर है और जो सेकंड पेपर है, तो उनमें जो है क्वेश्चंस कितने कितने हैं मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे। तो जो फर्स्ट पेपर में है उसमें जो क्वेश्चंस है आप लोगों के, यानी कि उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं करवाऊंगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो आपका पेपर है, यानी कि जो आपका फर्स्ट पेपर है वो आपका 28 तारीख को है, और जो सेकेंड पेपर है वो आपका 29 तारीख को है, यानी कि लगातार पेपर है। ठीक है, तो आज आपकी डेट कितनी है? ठीक है, बात करें आज की, तो आज आपकी डेट है 17। ठीक है, आज आपकी डेट कितनी है? 17। तो फ्रेंड बात करें आज की, तो आज आपकी डेट है 17 और पेपर आपका कितना कब है? 28 को। ठीक है, तो इनके बीच में कितने का अंतर है? तो 8 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 1 आपका, और 2 में से 1 आप माइनस करेंगे, यानी कि अगर 17 और 3 ये हो जाएंगे आपका 20। ठीक है, और 3 दिन इधर बचे आपके और 7 दिन उधर, यानी कि 10 दिन आपके टोटल बचे। ठीक है, तो आपके 10 दिन आपके पास हैं। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, 10 दिन में बेहतरीन तरीके से आप इनकी तैयारी कर सकते हो। 10 दिन में 5 दिन अगर आप फर्स्ट पेपर को दे दिए, 5 दिन आप सेकंड पेपर को दे दिए, तो बेहतरीन तरीके से आपकी जो है ज्योग्राफी की तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों का मतलब गणित समझा रहा हूँ कैसे क्या करना है। तो ये तो आप समझ लीजिएगा कि आपके पास कितना जो है यहाँ पे आपके पास समय बचा हुआ है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पास जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो आपके पास कितने हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर में आपके पास जो है कितने क्वेश्चंस हैं? तो फर्स्ट पेपर में मान लीजिए आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो है 35। ठीक है, और जो आपका सेकंड जो मुझको करवाने हैं, और जो सेकंड पेपर है उसमें जो आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके पास जो है कितने हैं? वो आपके पास है 28। ठीक है, 28। इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 8 5 13 और 3 2 5 1 6 63। ठीक है, 63। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैं जो है मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या करूँगा, 63 जो आपके क्वेश्चंस हो गए, तो मैं एक दिन में जो है आपका फर्स्ट पेपर के 5 क्वेश्चंस और सेकंड पेपर के 5 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो जो है आपको करवाऊँगा। ठीक है, जब वो क्वेश्चंस मैं करवा दूँगा आपको तो एक दिन में 10 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो जब एक दिन में 10 हो जाएंगे तो आपके 10 छक्का 60, यानी कि 6 ही दिन में आपके क्वेश्चन जो है 6 दिन में 63 हो जाए, मतलब 60, या फिर 3 बचेंगे वो भी मैं एक करवा दूंगा। ठीक है, तो आपके जो है 6 दिन में आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो आपके जो 4 दिन बच ही जाएंगे आपके। ठीक है, तो 4 दिन में रिवीजन करवा दूंगा, यानी कि आपकी जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा मस्त तरीके से। ठीक है, बिंदास और झक्कास तरीके से आपका जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है बाबू वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो तैयार हो जाएगा आपका, तो आज का जो है यहाँ पे आप फर्स्ट जो सब्जेक्ट है आपके, यानी कि भारत का भूगोल, उसके जो 5 क्वेश्चन हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, देखिए आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये तो चैनल का नाम है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि भारत में सिंचाई के साधनों का नामोल्लेख कीजिए। ठीक है, अब मस्त तरीके से आप बिंदास तरीके से देखिएगा, और अगर ना समझ में आए तो या पैसा वापस। ठीक है, पैसा क्या मतलब आप समझ सकते हो कि क्या वापस हो जाएगा, है ना।
जैसे कि कुछ ना समझ में हो तो कहते नहीं कि ना समझ में पैसा वापस, और अगर ना समझ में यहाँ पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो देखिए भारत में सिंचाई के साधनों का नामोल्लेख कीजिए, ठीक है। तो सिंचाई के कितने साधन होते हैं, मैं चलिए आपको यहाँ पे मस्त तरीके से समझाता हूँ, बिंदास तरीके से, ठीक है। तो भारत में सिंचाई के कितने साधन होते हैं मेरे दोस्तों। देखिए भारत एक आपका विविधताओं का देश होता है, ठीक है। मतलब विविधताओं का मतलब यहाँ पे अलग प्रकार की भाषा होती है, अलग अलग प्रकार की, मतलब क्या होता है कि देखिए अलग 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है कि नहीं बाबू बताइए आप लोग। तो है ना, आप लोग कहेंगे हैं, तो है इसका मतलब है कि 28 राज्य में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती कि नहीं बोली जाती, आप लोग कहेंगे जी बोली जाती हैं। तो अलग अलग प्रकार की जब भाषाएं बोली जाती हैं तो इसी प्रकार से क्या होगा कि सिंचाई के साधन भी अलग अलग प्रकार के, मतलब अलग प्रकार के नहीं कि सर आप कहेंगे कि हाँ 28 प्रकार के साधन होते, नहीं। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर भारत की मानसूनी वर्षा जो होती है वो अनियमित होती है, अनिश्चित होती है और अनियंत्रित होती है। मतलब कब मानसून आ जाए कुछ पता नहीं होता है ना। तो ये चीज़ें होती, मानसून कब आ जाए कुछ हमको पहले से ज्ञात नहीं होता है। अतः कृषि प्रधान देश जो है, आप लोगों को पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। बहुत छोटे पर से पढ़ाया जा रहा है ना, कक्षा 1 से पढ़ाया जा रहा है कि भारत जो है भैया कृषि प्रधान देश है। तो जब कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ सिंचाई की आवश्यकता होती है भैया। जब कृषि मतलब जब खेती होती करी हो तो क्या हुई भैया, जब खेती होती हुई भैया तो कृषि की तो ज़रूरत, सिंचाई की ज़रूरत तो पड़वे करी। और जब सिंचाई की ज़रूरत पड़ी भैया तो जो है कृषि प्रधान देश होने के नाते सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन निम्न हैं। मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी, क्या बताई थी कि निम्न का मतलब आप लोगों को मैंने समझाया था। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। फ्रेंड निम्न का मतलब होता है कि नीचे, ठीक है। नीचे का मतलब निचला वर्ग, जैसे निम्न वर्ग, निचला वर्ग, उच्च वर्ग, ऊंचा वर्ग, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं। तो सिंचाई के कितने आपके जो सिंचाई के जैसे कि साधन हो गए, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन निम्न है। निम्न का मतलब पहला, एक आपका जो पहला साधन हो गया, तो पहला साधन कौन सा हुआ बाबू, पहला साधन आपका हो गया नलकूपों द्वारा सिंचाई, ठीक है, कुएं या नलकूपों द्वारा सिंचाई। आपका जो दूसरा साधन हो गया मेरे दोस्तों वो होगा आपका तालाबों द्वारा सिंचाई, ठीक है। तो नलकूपों द्वारा सिंचाई पहले होती थी, तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी और नहरों द्वारा सिंचाई तो अब भी होती है, ठीक है। नलकूपों द्वारा भी होती है, ठीक है, और तालाबों द्वारा सिंचाई, ये चीज़ आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि मैं मतलब इस प्रकार से आपको समझा रहा हूँ कि जैसे कि आप लोग समझ सकते हो बाबू कि जैसे कि पहले क्या होता था, आपने मैकाले का नाम सुना होगा, ठीक है। तो मैकाले ने इस प्रकार से शिक्षा नीति को बर्बाद कर दिया है कि आप इस भाषा से, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग जैसे कि जिस भी भाषा में समझ पाओ, जैसे कि हमने अभी आप लोगों को आप मतलब बोलकर जो भी बोला था वो मेरी अपनी लैंग्वेज थी। तो जिस भी लैंग्वेज में आप समझ पाओ, ठीक है, उस लैंग्वेज में आप पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है। तो हमने मतलब आप जिस भी लैंग्वेज में आप जो पढ़ना चाहो उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। तो आपको पढ़ाई जो है बोझ बना करके मत पढ़ो, आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहो उस लैंग्वेज में आप जो है बेहतरीन तरीके से, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से जो है अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड जो मैकाले ने शिक्षा नीति को बर्बाद किया है उसको हम लोगों को आबाद कर देना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो हरित क्रांति से जो हरित क्रांति के बारे में आपको थोड़ा सा समझा दूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कोई आपको जो पहला क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आ गया हो आप लोगों को, अगर अच्छे से समझ में आवा हो बाबू लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटा दबा दो फटाफट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर कर दो तुरंत, है ना, फटाफट, जिससे कि उन्हों अपन फटाफट पढ़े लिखे और आगे बढ़े, है ना। तो चलिए चलते दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ था कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो हरित क्रांति जो होता है कि हरित का मतलब क्या है कि हरे भरे, ठीक है। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, चलिए चलते हैं
क्वेश्चन की तरफ। देखिए हरित क्रांति से मतलब होता है कि मतलब हरे जो जैसे कि उन्नत किस्म के जो बीज थे, ठीक है, उन्नत किस्म के जो भी बीज थे, उन्नत किस्मों के बीजों में बढ़ावा करना, है ना, ये चीज़ें जो है हरित क्रांति से। तो अमेरिकी विद्वान जो डॉक्टर विलियम गेट थे, उनमें सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। किसने किया था? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था आपका जो विलियम गेट, यहाँ पे मैं लिख दूँ कौन थे, विलियम गेट। देखिए एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, आप जैसे कि जितने भी एकेडमिक आपका हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, नाइन्थ हो गया, नाइन्थ से मतलब ही नहीं, हाई स्कूल इंटर हो गया आपका, ठीक है, बीए हो गया आपका, तो एकेडमिक आपका तो हाई स्कूल इंटर होता है, ठीक है। इनमें आप मतलब राइटिंग का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, हैंड राइटिंग का। तो हैंड राइटिंग, ये जो लिखा हुआ है ये मेरी हैंड राइटिंग है, ठीक है, स्क्रीन पे। और तो हैंड राइटिंग आपकी जितनी ही अच्छी होगी उतने अच्छे नंबर आपको हैंड राइटिंग के कम से कम। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी, आप कितना ही सटीक क्वेश्चन लिखे होंगे, तो आपके मान लीजिए अगर 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है, तो आपके अगर उस क्वेश्चन में मान लीजिए आपको अगर 6 नंबर मिले हैं, तो अगर जिसकी राइटिंग अच्छी होगी तो उसको जो है यहाँ पे 8 नंबर मिलना तय है, समझ लीजिए, ठीक है। तो 2-3 नंबर हैंड राइटिंग जो है बढ़ा के ज़रूर मिलता है अगर जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है तो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, मतलब हैंड राइटिंग आप अच्छी ज़रूर अपना मतलब लिखने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो हरित क्रांति में समझा रहा था आपको। तो हरित क्रांति के जनक मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को हरित क्रांति से रिलेटेड पूछूंगा, तो वो आप लोग जो है यहाँ पे बताइएगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन है और भारत में हरित क्रांति जो है किसने स्टार्ट किया था, तो ये आप लोग बताइएगा। और हरित क्रांति तो मैं बात करूँ कि हरित क्रांति का मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको हरित क्रांति के एक सिंपल सी डेफिनेशन बता दूं कि मुख्य तौर पर हरित क्रांति क्या होता है। कि हरित क्रांति जो होता है, हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, है ना, मतलब हरित क्रांति जो होता है कि देश में क्या होता है कि कृषि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, ठीक है, कृषि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, है ना, कृषि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना ही हरित क्रांति है, ठीक है। और इसको डिटेल में बता दूं कि मुख्य तौर पर हरित क्रांति क्या होता है कि देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति हरित क्रांति कहलाती है। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों, यानी कि जो पहले से जो यूज किए जाते थे बीज, ठीक है, यानी कि पहले से जो हम यूज करते थे बीज, उनके स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। यही क्या था, यही था हरित क्रांति, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यही था हरित क्रांति, ठीक है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, यानी कि अगला क्वेश्चन है कि भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में आपको सीखना है, जानना है, पहचानना है, ठीक है बाबू। आपको अगले क्वेश्चन की तरफ देखना है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में उर्वरक उद्योग जो है उसके बारे में आपको जानना है। तो देश में प्रथम सुपर फास्फेट संयंत्र रानीपेट जो कि तमिलनाडु में स्थित है, रानीपेट जो कि तमिलनाडु में यहाँ है, में 1906 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1906 में स्थापित किया गया था। सिंथेटिक अमोनिया, कौन सा अमोनिया? सिंथेटिक अमोनिया तथा अमोनिया सल्फेट का उत्पादन क्रमशः पहले 1906 फिर 1944 तथा 1947 में प्रारंभ हुआ। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक, ठीक है, सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में कब की गई? 1951 में कहाँ पे? बिहार में सिंदरी में की गई। कहाँ पे की गई थी दोस्तों? तो बाबू लोग की गई थी सिंदरी में, ठीक है। कहाँ पे की गई बाबू? सिंदरी में की गई थी, ठीक है, सिंदरी में की गई थी। किंतु उर्वरक उद्योग का विकास हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था? हरित क्रांति के दौरान। हरित क्रांति मैंने आपको अच्छे से समझाया अभी। नाइट्रोजनी एवं फास्फेट उर्वरकों, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारत में उर्वरक उद्योग, है ना, उर्वरक उद्योग पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजनी एवं फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन जो वर्ष 1951-52 में क्रमशः
कब 1951-52, ठीक है, 1951-52 में क्रमशः 85 एवं 63,000 टन था। मतलब नाइट्रोजन और फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन जो वर्ष 1951-52 में 85 एवं 63,000 टन था, वर्ष 2010 मतलब कब 51-52 में जो 85 और 63,000 टन था वह बढ़कर के 2010-11 में 218.8 और 181 लाख मीट्रिक टन हो गया, यानी कि इतना हम बढ़ोतरी पे पहुंच गए। ठीक है, इस उत्पादन वृद्धि के साथ भारत विश्व का तृतीय बृहत्तम नाइट्रोजन उत्पादक तथा फास्फेट उर्वरक का, यानी कि हम लोग जो है नाइट्रोजन में कहाँ पे पहुंच गए बाबू, नाइट्रोजन में पहुंच गए हम लोग जो है यहाँ पे नाइट्रोजन में पहुंच गए तीसरे नंबर पर। और फास्फेट में कहाँ पे पहुंच गए बाबू, तो फास्फेट उर्वरकों का 7वां बृहत्तम उत्पादक देश बनकर उभरे। फास्फेट में जो है 7 नंबर पे पहुंच गए बाबू। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग इतना अचीव कर लिए थे, ठीक है, उस समय। तो यहाँ पर जो है ध्यातव्य है कि भारत में पोटास उर्वरकों के उत्पादन की कमी है। इसके लिए देश को आयातों पर 100% निर्भर रहना पड़ता है। मतलब हम लोग जो है पोटास में कमी पर हैं और बाकी हम लोग नाइट्रोजन में, देखिए ऐसे आपको याद रखना है, एन से नाइट्रोजन, एफ से आप लोग देखेंगे तो फास्फेट, N3 37, NF 37 ऐसे याद रखेंगे आप लोग। ट्रिक आपको बता दूं, NF 37, N से नाइट्रोजन पे हम लोग तीसरे नंबर पर पहुंच गए और फास्फेट पर 7वें नंबर पर। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका भारत में उर्वरक उद्योग वाला ये क्वेश्चन भी, भारत में सिंचाई उद्योग, सिंचाई के साधनों का नामोल्लेख कीजिए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति के जनक मैंने आप लोगों से कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए बताया था। आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग अच्छे से सर्च करके, मतलब नहीं पता होगा तो आप लोग सर्च करके भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्च करिएगा तब आप लोगों का ज्ञान भी बढ़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मृदा अपरदन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये, यानी कि आपका मृदा अपरदन के बारे में आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, सीखते हैं। तो मृदा अपरदन क्या होता है, तो मृदा अपरदन जो है वो जल तथा वायु, ठीक है, जैसे कि एक हो गया आपका दोस्त पानी, जल जिसे कहते हो आप, ठीक है, अब पानी का हो, जल का हो, ठीक है, जल का जो पर्यायवाची है कुछ भी कहो उसका, है ना, पानी, नीर, तोय। जल तथा वायु जैसे प्राकृतिक कारकों तथा मानवीय व जंतुओं के हस्तक्षेप से, मतलब जैसे पानी हो गया, है ना, वायु हो गया बाबू, जैसे कि आपका मानव हो गया, मतलब मानव या फिर जंतु के किसी के भी हस्तक्षेप से, कहने का मतलब है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, ठीक है, वो हट जाए, किसी भी तरीके से हटे, जल से हटे, वायु से हटे, मानव से हटे, जंतुओं से हटे, ठीक है, हट जाए किसी भी तरीके से। तो ये चीज़ कहने का मतलब है कि इसी को, मतलब मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना। जैसे अब आप याद कैसे करेंगे, देखिए जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आपके लिए कोई ना कोई ट्रिक जरूर अगर बनती है तो बना कर ज़रूर लाता हूँ, ठीक है, इसीलिए क्योंकि आप जो है याद कर सके। तो अपरदन, तो जैसे कि आप पर्दा करते हैं, परदन, परदन मतलब पर्दा है, अब पर्दा हट गया, पर्दा पहले जैसे लगा है, फिर पर्दा, आप मतलब कोई चीज़ में आ कर देंगे तो निगेटिव बन जाएगा, जैसे कि जैसे विश्वास, अविश्वास, है ना, विश्वास पात्र, अविश्वास पात्र, उसी प्रकार से परदन, अपरदन। तो जैसे पर्दा लगा है, फिर पर्दा, पर्दा हट गया, तो वही चीज़ हट जाना मतलब मिट्टी की परत, आप सब लोग समझ लीजिएगा कि जैसे ऊपर ये मिट्टी है, मिट्टी की परत अब ऊपर ये वाली हट गई, है ना। तो इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि मृदा की परदन हो गया, अपरदन मतलब हट गई परत। इस प्रकार से आप लोग, अगर आप लोगों को ट्रिक पसंद आई हो या फिर कुछ भी याद हुआ हो आप लोगों को, मतलब 100 ग्राम याद हुआ हो, तो आप लोग जो है
वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि मज़ा ना आए तो पैसा वापस वाली बात जो मैंने बताई थी, तो अगर आप लोगों को मज़ा ना आया हो तो आप पैसा वापस कर सकते हैं, यानी कि अनसब्सक्राइब का बटन है, आप लोग दबा सकते हैं उसको, ठीक है। मृदा अपरदन क्या है ये मैंने आप लोगों को बताया। इसके लिए मैंने आप लोगों को समझाने के लिए जो है यहाँ पे फिगर भी लेकर करके आया हूँ। देखिए ये आप लोग समझिएगा। यहाँ पे जैसे कि ऊपर की पहले अगर इसको यहाँ पे ले लीजिए, पहले मृदा इस प्रकार की थी, ठीक है, और फिर देखिए जल के कारण यानी यहाँ पे पानी के कारण ऊपर की जैसे नाला बन गया यहाँ पे, ठीक है। नाला आप लोग जानते होंगे, नाली या नाला है ना। तो ऊपर की मृदा हट गई इस प्रकार से, यानी किसी भी तरीके से मानव के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, है ना, किसी भी तरीके से ऊपर की मृदा हट जाए, यानी कि मृदा की परत हट जाए, परदन हो जाए, अपरदन हो जाए, ये चीज़ देखिए ऊपर की परत हट गई मृदा की, तो मृदा का क्या हो गया, अपरदन हो गया, अपरदन, अपरदन, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे देखिए मृदा का क्या हो गया, अपरदन हो गया। समझाने के लिए मैंने चित्र भी लेकर के आप लोगों के लिए लाया था। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन भी आप लोग लिख सकते हैं, यानी कि ये इसको भूमि का कटाव भी कह सकते हैं, ठीक है। एक प्रशासनिक अनुमान के अनुसार जो है हम कह सकते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 120 करोड़ मीट्रिक टन मिट्टी धरातल के ऊपरी भागों से जल द्वारा बहाकर व्यर्थ कर दी जाती है, ठीक है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कितना व्यर्थ होता है मिट्टी। मृदा क्षरण की यह मात्रा जो है मेरे दोस्तों क्या होता है कि विश्व में प्रतिवर्ष हो रहे मृदा क्षरण का लगभग 20% है, ठीक है। मृदा अपरदन दो रूपों में होता है, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। परत अपरदन मुख्यतः हिमालय पर्वतीय भागों में तथा अवनालिका अपरदन पठारी भागों में होता है, यानी कि जो अवनालिका अपरदन होता है वो पठारी भागों में होता है और परत अपरदन हिमालय पर्वतीय भागों में होता है, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बस उसको समझ लेते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य? सबसे सरल क्वेश्चन है इस वीडियो का कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर का मतलब एक वर्ग किलोमीटर, जैसे कि एक वर्ग किलोमीटर का मतलब है कि एक यहाँ पे जैसे एक अगर किलोमीटर इधर नापेंगे तो एक ही वर्ग किलोमीटर इधर, ठीक है। तो एक ही इधर, यानी कि चारों तरफ कि इधर चारों तरफ, यानी कि पूरी जो है एक किलोमीटर नाप लेंगे, ठीक है। ये अब इसके बीच में जितनी भी जनसंख्या निवास करेगी उसी को हम क्या कह लेंगे, उसी को क्या कहेंगे हम, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। बस इससे सरल आप लोग अब मतलब समझाने के लिए क्या है ना, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या घनत्व क्या चीज़ है भैया, बतावा बाबू कमेंट में। आप लोग अपने हिसाब से देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो अब आप लोगों को थोड़ा सा और भी अलग तरीके से समझाऊंगा, तो जिससे कि अब जो मैंने समझाया आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में थोड़ा अपनी लैंग्वेज में बताइएगा, ठीक है। जो आपके यहाँ की लैंग्वेज है, यानी कि जहाँ भी आप रहते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में बताइएगा, ठीक है। तो मैं देखूँगा आप कहाँ से हैं, और जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हैं वहाँ का नाम आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास कर रहे व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है, इतना आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात जनसंख्या घनत्व मानव एवं भूमि का अनुपात है, मतलब वहाँ पे कितने मानव हैं, वहाँ पे कितनी और भूमि क्या है। अतः किसी प्रदेश के क्षेत्रफल और जनसंख्या में जो अनुपात होता है उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। बस इतना आप लोग लिखेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रह रहे लोगों की संख्या, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जनसंख्या घनत्व तो कहाँ जो सूत्र होता है उसको आप लोग जो है याद कर सकते हैं। किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, किसी क्षेत्र में बोल दे रहा हूँ, अगर नहीं इसमें आप पाएगा तो किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या बाबू, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे उस क्षेत्र का क्षेत्रफल, बटे उस क्षेत्र का क्षेत्रफल,
तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो गया, फ्रेंड्स में सभी लोग आ जाते हैं। अब ये मत कहिएगा कि मतलब मैं केवल लड़कों का नाम लेता हूँ, लड़कों लड़कियाँ जो है सभी लोग फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब आपका जो है जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है यहाँ पे, ठीक है। आपके जितने भी मतलब 5 क्वेश्चंस अब यहाँ पे हो गए आपके फर्स्ट पेपर के। आप 5 क्वेश्चंस आपके देखिए, आप लोग 7 बजे लाइव आ जाइएगा, ठीक है। यानी कि लाइव हमेशा 7 बजे आपकी डेली क्लासेस चलेंगी। तो डेली आप लोग सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे आप लोग रोज़ डेली लाइव आ जाया करिएगा। अपनी लैंग्वेज में बात करें तो सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे रोज़ आ जावा करो, ठीक है, लाइव। और ऐसे हम हमारे लोगन की मुलाकात होन करी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का जय हिंद, जय भारत।